हेलो गाइस, दिस इज़ हेमंत बड़ौदे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2020 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है, तो वह पाठ्यक्रम क्या क्या है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में किन किन चरणों में परीक्षाएं संपन्न होती है। आज हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले इसे समझें कि आज हम क्या जानने वाले हैं। 2020 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। दोस्तों, 2020 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना पाठ्यक्रम परिवर्तित किया है और आज हमारा जो वीडियो है आपको यही बताने का है कि यह जो पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ, क्या क्या परिवर्तन होकर नया रूप में आया है और भी कौन कौन से टॉपिक है जो विगत वर्षों में भी पूछे जाते थे और आज भी पाठ्यक्रम में मौजूद है। और साथ ही में हम आज यह भी समझेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा कितने चरणों में होती है और प्रत्येक चरणों को अच्छे से समझेंगे। साथ ही में हम यह भी देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों का डिस्कस करेंगे। अब यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, उस पर भी चर्चा करें। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग या फिर हम संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह दो ऐसे आयोग है जो अपने पाठ्यक्रम के बाहर कभी भी प्रश्न नहीं पूछता है। अगर हम मेंस के एग्जाम की बात करते हैं, हाँ, कुछ हद तक हम यह कह सकते हैं कि जो प्री का एग्जाम होता है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का, यह प्री के एग्जामों में मतलब प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो पाठ्यक्रम के बाहर से भी आ जाए, परंतु आपका जो प्री का एग्जाम होता है यह तो लोगों को सिर्फ छांटने के लिए होता है। मेन होता है आपका मेंस का एग्जाम, जिसमें आपको लिखित रूप से अपना कौशल को बताना होगा। तो जब भी आप राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा करें दोस्तों, तो हमेशा यह आयोग जो है अपने पाठ्यक्रम से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर यह बात सच है तो हमें हमेशा जब भी राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो हम अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा हमें इन पाठ्यक्रमों के आधार पर ही पढ़ाई करनी होगी। अगर हम पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले हमें यह भी पता हो कि पाठ्यक्रम क्या है, और यह चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग अभी चाह रहे हैं कि 2021 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम देना चाहते हैं या फिर उसकी परीक्षा की देने की शुरुआत अभी से कर चुके हैं, तो हम आपको पहले पूरा सिलेबस आज समझा देते हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस को समझने के पश्चात आपको इसी के आधार पर अब तैयारी करनी है, ठीक है। चले, तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है दोस्तों, यह परीक्षा जो है, परीक्षा 3 चरणों में संपन्न कराता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब ये 3 चरण होंगे कौन कौन से, इस पर भी चर्चा करते हैं। यह 3 चरण कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा जो पेपर होता है दोस्तों, दूसरा जो चरण होगा, यह होगा लिखित परीक्षा। और जो तीसरा फेस होता है, जो तीसरा चरण होता है, यह होता है साक्षात्कार। तो इस बात को समझ लो, जो लोग
अभी यह सोच रहे हैं कि मुझे 2021 के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी है और जिन्हें यह नहीं पता है कि जो परीक्षा है राज्य लोक सेवा आयोग की यह कितने चरणों में संपन्न होती है, तो आप इसे समझिए कि कितने चरणों में संपन्न होगी। 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण होगा लिखित परीक्षा और तीसरा चरण होगा दोस्तों साक्षात्कार। और जब आप इन तीनों चरणों को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेते हो तो इसके पश्चात आपको अपनी रैंक के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग पदभार सौंपता है। चीजें समझ में आई? तो अब इन 3 चरणों को हम विस्तृत से समझते हैं कि जो प्रारंभिक चरण होता है इसे किस तरह से संपन्न कराया जाता है, इस प्रारंभिक चरण में कितने पेपर होंगे, उन पेपरों के बारे में कहां से क्वेश्चन आए जाते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। इसी तरह से लिखित परीक्षा, इसमें कितने पेपर होंगे और साक्षात्कार यह किस तरह से होता है, हम तीनों चरणों का अभी बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले किसे समझेंगे हम? प्रारंभिक परीक्षा को। ठीक, चले अब देखें जो प्रारंभिक परीक्षा होती दोस्तों यह भी अपने आप में 2 चरणों में संपन्न होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना। और 2 पेपर कौन कौन से होंगे? जो पहला पेपर होता है यह होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन। और जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों यह होगा अभिव्यक्ति परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें 2 परीक्षाएं होंगी। पहला प्रश्न पत्र आएगा सामान्य अध्ययन से, दूसरा जो आएगा दोस्तों यह होगा अभिव्यक्ति परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यह आपका। ठीक है, यहां पर जनरल चीजें पूछी जाएगी, जीके पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा। चीजें समझ में आई? अब दूसरी चीज समझना, यह जो दोनों पेपर है दोस्तों अगर इसके हम समय की चर्चा करें, समय की चर्चा करें तो समय याद रखना 2 घंटे का होता है। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, 2-2 घंटे के होंगे। यह दोनों पेपर दोस्तों एक ही दिन में संपन्न होते हैं। यह दोनों पेपर एक ही दिन में संपन्न होंगे। और अगर मैं इसके पूर्णांक की बात करूं, पूर्णांक की बात करूं तो दोस्तों याद रखना इसका पूर्णांक जो होगा यह 200 और इसका पूर्णांक भी होगा 200 अंकों का। ठीक है, टोटल कितने पूर्णांक होंगे तो आप बताओगे 200 नंबर। ठीक, और इस बात को भी समझे आप लोग, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखना प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 100 और यहां पर भी 100। यहां से आप इस बात को समझेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन से आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इस बात को ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। संघ लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्किंग होती है परंतु मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस चीज को समझ में आया? इस चीज को समझ पाए आप लोग? ठीक, दूसरी चीज समझना, जो प्रारंभिक पेपर है और जो द्वितीय पेपर है, अभिव्यक्ति परीक्षण में आपको सिर्फ सफलतम रूप से 40% अंक प्राप्त करना होता है। हालांकि दोनों ही पेपर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्तांक होने चाहिए। अगर आपके दोनों पेपर में 40% से कम नंबर होते हैं तो आपकी जो कॉपी है, आपकी जो OMR सीट है, यह जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बात को समझना यह जनरल और OBC के लिए है, परंतु SC एवं ST के लिए यह प्रतिशत कुछ घटकर 30% हो जाता है। मतलब SC या ST के बच्चों के लिए 30%
अंक प्राप्त करने होंगे इसमें और इसमें, प्रथम पेपर में और द्वितीय पेपर में। और अगर प्राप्तांक 30% हो जाता है, 30% अर्थात एक एक प्रश्न पत्र में 60 नंबर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? 200 नंबर का। समझ में आया? और अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो आपको 80 नंबर लेना होगा, क्योंकि प्रतिशत को अगर आप अंकों में परिवर्तित करोगे तो कितना हो जाएगा? 80 नंबर। ठीक। दूसरी चीज समझना, जो अभिव्यक्ति परीक्षण है दोस्तों, इसमें तो आपको 40% प्राप्तांक लेने हैं, लेकिन जब भी यहां पर रैंकिंग की बात आएगी, सफलता की बात आएगी दोस्तों, तो आपको रैंक लाने हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में। इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और इसमें सबसे ज्यादा प्राप्तांक लाने हैं, क्योंकि अगर इसमें आप 40% नंबर ला लेते हो और इसमें भी 40%, तो ये तो क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर आप इसमें 40% ला लेते हो और इसमें भी 40%, लेकिन आपसे बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने आपसे सामान्य प्रश्न पत्र में 40% से ज्यादा नंबर लेकर आ गए हैं, तो 40% सिर्फ किस लिए है? आपकी कॉपी चेक होने के लिए, पास होने के लिए आपको इसमें सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने होंगे। चीजें समझ में आई? तो जो रैंकिंग निकल के आएगी वो किससे आएगी? सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से। ठीक है, यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। हमें अपना प्रदर्शन दिखाना है कि इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में, जो प्रथम शिफ्ट में आयोजित होता है और अभिव्यक्ति परीक्षण सेकेंड शिफ्ट में आयोजित होता है। क्या इस बात को समझ आया? इस बात को समझ पाए आप लोग? तो हमने देखा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन और अभिव्यक्ति परीक्षण। अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके टॉपिक कौन कौन से हम आज डिस्कस करेंगे। अब क्या कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? चले देखो दोस्तों, सबसे पहले अब चूंकि हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आना तो लाजमी ही है। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा, मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यह हमारा पहला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसका। ठीक है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, प्रमुख राजवंश आएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कलाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और उनकी बोलियां। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, यह सब आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, उनकी कृतियां, साथ ही में मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल जैसे खजुराहो, जैसे भीमबेटका, जैसे सांची का स्तूप, है ना, इन यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो पचमढ़ी, शिवपुरी, धार, छतरपुर, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। साथ ही में मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। ठीक, तो यह पूरे टॉपिक आएंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंतर्गत। दूसरा, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके अंतर्गत टॉपिक देख लो भाई, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे हम इसमें, घटनाएं एवं उनके प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। साथ ही में 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, और साथ ही में स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन किस तरह से हुआ, यह विशेष टॉपिक होंगे भारत के इतिहास से।
ठीक। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज होगी दोस्तों, यहां पर होगा मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। यह सब किसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत। साथ ही में चौथा टॉपिक भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए भौतिक भूगोल आएगा, भौतिक भूगोल की विशेषता एवं प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे जिसके अंतर्गत वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। ठीक है। सामाजिक भूगोल जिसके अंतर्गत जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन आ जाते हैं। जनानिकी जिसमें जनसंख्या वृद्धि, उनकी आयु, लिंगानुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्थिक भूगोल की चर्चा करें तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, इसके अंतर्गत उद्योग आपको पढ़ने होंगे। यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन और परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यह सभी क्वेश्चन किसके अंतर्गत आएंगे? तो भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है? पांचवा टॉपिक देखो क्या है इसमें आएगा दोस्त, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और साथ ही में मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती एवं नगरीय प्रशासन। साथ ही में इसी के अंतर्गत आप छठवां टॉपिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र भी पढ़ोगे। ठीक है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनानिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति और इनसे संबंधित राज्य सरकार ने किस तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं, यह सब टॉपिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। छठवां टॉपिक होगा हमारा संविधान। संविधान से भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के एग्जाम में। इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 मुख्य होंगे। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवैधानिक संशोधन, आगे सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार, आयात निर्यात, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही में कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जितने भी हमारे नेशनलाइजेशन बैंक होते हैं इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका गठन कब हुआ या फिर इसके अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है। ठीक है। साथ ही में सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक होता है दोस्तों विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है। चले, इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, इकोलॉजी सिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना। ठीक है। कृषि उत्पादक तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम,
प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यह सब क्वेश्चन विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हालांकि करंट अफेयर के बारे में आप निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते हो कि प्रत्येक वर्ष कितने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 10 से 12 से 15 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन में राज्य लोक सेवा आयोग संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है इसका, फिर भी यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पढ़ना है। ठीक है, और क्या आएगा? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहां से क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है यहां से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, ई कॉमर्स, इस क्षेत्र से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 10वां टॉपिक होगा हमारा, यह होगा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, है ना, हम संवैधानिक संस्थाएं लिख देते हैं, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, इसके अंतर्गत कुछ राष्ट्रीय और कुछ राज्य संवैधानिक संस्थाएं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग भारत के साथ राज्य, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप केक कहते हो, नीति आयोग, हालांकि यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह सांविधिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग, ये सभी आयोग संवैधानिक संस्था से संबंधित होंगे। और इसे आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यह एक नया टॉपिक जुड़ा है। ठीक है, देखो 2020 से पहले 2019 तक जो हमारे एग्जाम होते थे दोस्तों, तो इसमें 3 टॉपिक और इंक्लूड होते थे। देखें, एक अनुसूचित जाति अधिनियम 1955, ठीक है, फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और मानव अधिकार आयोग 1993। तो SC/ST एक्ट जो है और अनुसूचित जाति अधिनियम जो है, यह अब हट चुके हैं, मानवाधिकार आयोग में इंक्लूड हो चुका है, कुछ महत्वपूर्ण आयोग और जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, इन टोटल 10 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने यह देखा कि देखो, जो राज्य लोक सेवा आयोग हुआ, यह 3 चरणों में संपूर्ण होता है। पहला हमने देखा था प्री, फिर होगा मेंस और फिर होगा साक्षात्कार। तो जो प्री का एग्जाम होता है, इसमें भी 2 परीक्षाएं आयोजित होती है। पहला जो होता है सामान्य प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत इन 10 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें आपको, इन टॉपिकों को साथ ध्यान में रखकर आपको अध्ययन करना है। अगर आप इनसे नहीं भटके तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका पेपर निकलना ही है, पेपर निकलना लगभग तय ही माना जाए अगर आप इतने टॉपिक को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेते हो। ठीक है, तो यह तो हमने चर्चा की कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसका जो प्रथम सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, इसमें 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र की। जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण का दूसरा प्रश्न पत्र, जिसे हमने कहा था
आ, आ, तार्किक अभियोग्यता, तार्किक अभियोग्यता एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इसमें देखें, इसमें अब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसका सिलेबस क्या है, चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखें, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आपको बोधगम्यता, बोधगम्यता मतलब तर्क शक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में संचार कौशल, संचार कौशल, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक कौशल, तार्किक कौशल, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। साथ ही में निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, समस्या समाधान, केस स्टडी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पांचवा सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। आगे अब यहां पर मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत देखो, मैथ्स में संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं तक का जो लेवल है यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें चार्ट आ सकता है, ग्राफ तालिका आ सकती है, आंकड़ों की अपर्याप्तता आ सकती है, यह सब जो होंगे 10वीं लेवल तक होंगे। साथ ही में हिंदी भाषा से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी भाषा से आएंगे, ठीक है। तो यह जो 7 टॉपिक है, यह 7 टॉपिक के अंतर्गत ही पूछा जाता है टॉपिक अभियोग्यता का प्रश्न पत्र, इसी से बनता है, याद रखोगे। तो जो प्रथम चरण के 2 परीक्षा होगी वह इन टॉपिक पर आधारित होगी। अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका प्रारंभिक प्रश्न पत्र में आप बहुत अच्छे से रैंक भी ला सकते हो और आसानी से निकाल भी सकते हो। हालांकि जो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, इसे पास करने के पश्चात ही आप मेंस दे पाओगे। आप प्रथम और द्वितीय जो प्रश्न पत्र होता है यह क्वालिफाई है, लेकिन अब जो हमें मुख्य रूप से स्कोर करना है या मुख्य परीक्षा में करना है, इसमें आप जितने अधिक प्राप्तांक लेकर आओगे आपकी रैंक उतनी अच्छी बनेगी और उसी के आधार पर आपको पद भी मिलेगा। चीज समझ रहे हो आप लोग? चलो, तो अभी हमने देखा कि देखो जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है यह 3 चरणों में संपन्न होता है। हमने प्रथम चरण की चर्चा कर ली, इसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र और तार्किक अभियोग्यता से संबंधित हमने टॉपिक देखे कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र किन महत्वपूर्ण टॉपिकों से आते हैं, ठीक है। अब हम चरण द्वितीय पर आते हैं और अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों मुख्य परीक्षा की, मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा, देखें मुख्य परीक्षा में पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। कुल कितनी परीक्षा आयोजित की जाएगी, कुल कितने पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में, तो आप बताओगे 6 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब देखें जो पहला होगा पेपर नंबर फर्स्ट, सभी पेपर, अभी देखो मैं कुछ चार्ट के माध्यम से आपको यहां समझा देता हूं, इसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर हम चर्चा करेंगे विषय की, ठीक है। यहां पर हम अवधि की चर्चा करेंगे कि कितने समय में पेपर संपन्न होगा। यहां पर हम पूर्णांक की चर्चा करेंगे और यहां पर हम माध्यम की चर्चा करेंगे कि आपका जो पेपर है किस लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की दोस्तों। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है यह 2 विषयों के साथ कंप्लीट होता है। पहला होता है इतिहास और दूसरा होगा भूगोल, ठीक है।
अवधि होगी दोस्तों 3 घंटे, 3 घंटे। पूर्णांक होगा 300 और जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी, बाय लैंग्वेज होगा अंग्रेजी। ठीक है। इतिहास का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों यह 150 नंबर से आएगा और यह 150 और कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 300। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है यह 2 विषयों के साथ कंप्लीट होगा, एक इतिहास और एक भूगोल। टोटल अवधि कितनी होगी 3 घंटे की, पूर्णांक होगा 300 नंबर का और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में यह आएगा। तो 150 नंबर से आपके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 नंबर के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 2 की अगर चर्चा करें तो यहां पर संविधान और अर्थशास्त्र, संविधान और अर्थशास्त्र। ठीक है। इसके समय अवधि की भी अगर चर्चा करें तो 3 घंटे, 3 घंटे। ठीक है। पूर्णांक 300 होगा और यह भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आएगा। चलिए पेपर नंबर 3 की चर्चा करते हैं। यहां पर हो जाएगा दोस्तों विज्ञान एवं तकनीक, विज्ञान एवं तकनीक। ठीक है। इसकी अवधि भी 3 घंटे होगी। ठीक है। और यह भी 300 नंबर में आएगा और यह भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र की अगर चर्चा करें तो यहां पर दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से संबंधित, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। यह भी 3 घंटे का पेपर होगा। अब याद रखना है कि इसकी जो मार्किंग होगी, पूर्णांक होगा, यह 200 नंबर का होगा और यह भी बायलिंगुअल होगा, ध्यान रखें। ठीक। 5वें प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो हिंदी, हिंदी एवं व्याकरण, हिंदी एवं व्याकरण, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी समय अवधि भी 3 घंटे की होगी, 3 घंटे होगी। 200 नंबर का यह प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। और यह हिंदी तो सिर्फ हिंदी में आएगा, हिंदी अंग्रेजी में नहीं आ सकता है। 6वां पेपर जो होगा यह होगा निबंध लेखन, निबंध लेखन। ठीक है। 2 घंटे, 200, अच्छा ये 100 नंबर का होगा भाई। और यह जो होगा हिंदी में, आपको हिंदी में निबंध लिखना है। तो इस तरह से मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। जो प्रथम प्रश्न पत्र है यह इतिहास और भूगोल से संबंधित होगा, अवधि 3 घंटे की होगी, 300 नंबर का पेपर होगा और हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगा। दूसरा संविधान और अर्थशास्त्र 3 घंटे का, 300 नंबर, बाइलिंगुअल होगा। विज्ञान एवं तकनीक यह तीसरा पेपर होगा, 3 घंटे का, 300 नंबर का और बाइलिंगुअल यह भी होगा। चौथा टॉपिक जो होगा आपका, चौथा प्रश्न पत्र दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन से संबंधित होगा, 3 घंटे का यह भी होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, इस चीज को ध्यान रखें। और यह भी बाइलिंगुअल होगा। इसके पश्चात हिंदी व्याकरण 3 घंटे का आयोजित होगा दोस्तों, ये 3 घंटे में कंप्लीट होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी। और अगर 6वें प्रश्न पत्र की चर्चा करें तो यह निबंध होगा, 2 घंटे का और 100 नंबर का यह होगा। अब अगर आप सभी को जोड़ दो तो 300 और 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 600, 300 900, 1100, 1300 और ये 1400। तो जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा दोस्तों 1400 अंकों की होगी, 1400 अंकों की होगी और इसमें आपको रैंक करना है। इसके पश्चात जो तीसरा चरण होगा, तीसरा चरण होता है दोस्तों जिसको आप साक्षात्कार कहते हो। साक्षात्कार होगा 175 नंबर का और जब आप इसे जोड़ोगे तो 1575। और इस 1575 में जिसकी सबसे अच्छी रैंकिंग आएगी, इसमें से आप जितने ज्यादा नंबर लेकर आओगे उस आधार पर आपको पद दिया जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। समझ पाए? तो यह इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि
कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितना समय होगा और सभी कितने कितने नंबर का आएगा। जैसे संविधान 150 का, अर्थशास्त्र 150 का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यह 300 नंबर का, यह 300 का, ठीक है, यह 200 का होगा, यह 200 का होगा, यह 100 का होगा, ठीक है। और समय अवधि हमने आपको बता दी और साथ ही में आपको माध्यम भी बताया कि यह किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, किस भाषा में पूछा जाएगा। समझ पाए आप लोग इतनी चीज? चले अब हम आगे समझते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। टोटल कितने भागों में विभाजित होगा, कितने सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाएंगे, तो 2 सब्जेक्ट। पहला होगा आपका इतिहास और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा यह होगा भूगोल। इतिहास भी कुछ पार्टों में डिवाइड कर दोगे, जैसे भारत का इतिहास और साथ ही में एमपी का इतिहास। पहले विश्व का इतिहास भी इसमें जोड़ा जाता था, परंतु अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इस नए पाठ्यक्रम में विश्व का इतिहास हटा दिया गया है। आपको सिर्फ भारत और मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। जब आप भूगोल की चर्चा करोगे तो भूगोल जो है इसमें विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और एमपी का भूगोल, यह तीनों पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो इतिहास जो है इसमें इसके अंतर्गत भारत और मध्य प्रदेश का ही आपको इतिहास पढ़ना है, परंतु जब भूगोल की बात आएगी तो विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ना है और भारत का भूगोल भी पढ़ना है। और आपको मैंने यह भी बता दिया था कि यह इतिहास का जो पाठ्यक्रम होगा यह 150 अंकों का होगा और भूगोल का जो पाठ्यक्रम होगा यह भी 150 अंक का होगा। और इस तरह से जो प्रथम प्रश्न पत्र है यह 300 अंकों का संपूर्ण कंप्लीट होता है। और दूसरी चीज यह कि इसमें समय कितना लगता है, तो 3 घंटे। 3 घंटे में आपको यह पेपर देना है। चलिए, तो इसका जो प्रथम पार्ट है इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, आए इसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझ लीजिए जितने भी विषय इसमें होंगे सभी विषय की कुल 5 इकाइयों को विभाजित कर दिया। सभी विषयों को कितनी इकाई में, 5 इकाई में विभाजित कर दिया गया है और उन 5 इकाई के अंतर्गत ही उन टॉपिकों को बताया गया है जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे देखें, अगर मैं प्रथम इकाई की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है ये भी सुन लीजिए। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इकाई 1 से आएंगे। यह भारतीय इतिहास के सब टॉपिक है। चीजें समझ में आई। इसके पश्चात इकाई 2 की अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पूछा जाएगा। मुगल शासक, अब देखिए 11वीं से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मुगल प्रशासन भी आ जाता है, तो मुगल प्रशासन और उसका प्रशासन, उन्हीं के साथ जो मुगल शासन है इसमें किस प्रकार की संस्कृति का उद्भव हुआ इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ा यह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इकाई 3 की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो इकाई 3 के अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, इसमें कृषक एवं आदिवासियों के द्वारा कौन कौन से विद्रोह किए गए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आप 1857 की क्रांति के रूप में पढ़ते हो, ठीक है। साथ ही में भारतीय पुनर्जागरण काल, जैसा कि आपको पता है कि जो राजा राममोहन राय हैं यह भारतीय पुनर्जागरण के पितामह रहे, अग्रदूत रहे और इन्होंने भारतीय जनमानस को जागृत करने का कार्य किया। और इसके पश्चात किस तरह से भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया,
यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं और कौन कौन सी हुई। जैसे अगर हम 1947 के पश्चात की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो आपने सुना होगा 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, यह सभी घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चले अब बात करते हैं इकाई 4 की। इकाई 4 के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन की स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और किस प्रकार से इन्होंने आंदोलन किया, इनकी रूपरेखा पूछी जाती है। साथ ही में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व या उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही में मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, ठीक है, कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर है, आपको पता है मात्र 3 ही है, उनसे संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगर इकाई 5 की बात करें, ये तो 4 इकाई थी, इकाई 5वीं की बात अगर हम करें तो यहां से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया वंश, भोपाल रियासत, इन सभी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह हमने चर्चा की किसकी, इतिहास से संबंधित कौन कौन से टॉपिक होंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम सब्जेक्ट हुआ समाप्त। अब हम पढ़ते हैं कि भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसकी भी चर्चा कर लें। देखिए अब चर्चा करते हैं भाई भूगोल की। भूगोल, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक विषय जो है 5 इकाइयों में विभाजित है और उसी के उन्हीं इकाइयों में टॉपिक का उल्लेख किया गया है। तो भूगोल की प्रथम इकाई के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। जैसे प्रथम इकाई में है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, प्रमुख भौतिक लक्षण, जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, यह टॉपिक आएंगे। साथ ही में प्रमुख भौगोलिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व की जलवायु, जिसके अंतर्गत जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह सभी टॉपिक इकाई 1 के अंतर्गत आते हैं। इकाई 2 की अगर हम चर्चा करें, दोस्तों, तो इसमें भारत का भूगोल, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारत के भूगोल में कौन कौन से विशेष टॉपिक होंगे। देखिए, भारत का सबसे पहले भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत वही पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, हिमनद, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का भू आकृतिक प्रदेश, ठीक। साथ ही में भारत की जलवायु, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, अल नीनो और ला नीनो क्या होता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की ऋतुएं, वर्षा का वितरण, इन सभी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में भारत में प्राकृतिक संसाधनों का प्रकार, जल, वन, मृदा, सेल एवं खनिज, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनसंख्या, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या में वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, जैसे संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग एवं पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इत्यादि, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 3 की अगर हम चर्चा करें, तो इकाई 3 यह मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित होगा। मध्य प्रदेश का भूगोल, चूंकि हमने बताया कि जो भूगोल है यहाँ भारत, एमपी और विश्व तीनों को कंप्लीट करेगा, और जो इतिहास है यह भारत और
मध्य प्रदेश यहाँ से पूछे जाएंगे। विश्व का इतिहास अब हटा दिया गया है, यह एक परिवर्तन है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक है यह भी देखें। मध्य प्रदेश के भू आकार की, जिसमें नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार का विशेष संदर्भ होगा। प्राकृतिक, वनस्पति एवं जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में मध्य प्रदेश की मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण एवं मृदा ह्रास, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही में समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण परिनियोजन किस प्रकार से किए गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसमें कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का प्रकार किस तरह से है, वितरण एवं उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। ठीक, प्रमुख उद्योगों की अगर चर्चा करें तो कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। राज्य की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजाति के विशिष्ट संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 4 की चर्चा करते हैं। इकाई 4 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो इसमें इकाई 4 का नाम होगा जल एवं आपदा प्रबंधन। जल एवं आपदा प्रबंधन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत पेयजल, आपूर्ति जल की अशुद्धि के कारण गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, आपदा प्रबंधन की अवधारणा एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका समन, सामुदायिक योजना जैसे संसाधन मानचित्रीकरण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय। ठीक है, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, यह सभी टॉपिक जो है जल एवं आपदा प्रबंधन से संदर्भित होगा। इकाई 5 की अगर चर्चा करें दोस्त, तो इकाई 5 के अंतर्गत भूगोल की आधुनिक तकनीकें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल की आधुनिक तकनीक से संदर्भित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, साथ ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके घटक एवं उपयोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीपीएस भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, इससे संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह जो हमने चर्चा की, यह किसकी चर्चा की भाई, इतिहास और भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इतिहास में आप 150 नंबर और भूगोल में 150 नंबर ले सकते हो, और इस तरह से टोटल 300 नंबर तक गेन कर सकते हो। हालांकि 300 नंबर लेना बहुत बड़ी बात है, फिर भी अगर आप टॉपिक वाइज पढ़े तो काफी कुछ हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। इसे देख लीजिए, जिन्हें नहीं पता है कि किस तरह से पाठ्यक्रम है, वह इसे उतार भी सकता है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चले, तो अभी हमने चर्चा कर ली है भाई प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसमें इतिहास एवं भूगोल से संदर्भित टॉपिक हमने देखे। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा यह भी पुनः 2 खंडों में विभाजित है। पहला जो खंड है यह संविधान से संबंधित होगा, और जो दूसरा खंड है दोस्त, यह होगा अर्थशास्त्र से। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको यह बता दिया कि दोनों खंड 150-50 नंबर के होंगे, मतलब कुल 300 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और यहाँ इसकी भी अगर समयावधि की बात करें तो 3 घंटे होंगी, और अगर भाषा की बात करें तो बाइलिंगुअल होंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चले, तो सबसे पहले अब चर्चा करते हैं संविधान के कौन कौन से टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब संविधान की चर्चा कर लेते हैं भैया। संविधान, चूंकि मैंने बताया कि सभी प्रश्न पत्र जो है यह 5 इकाइयों में विभाजित है, तो हम संविधान की इकाई नंबर 1 की चर्चा करें।
इकाई नंबर 1 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है? इकाई नंबर 1 में भारतीय संविधान, इसके वैचारिक तत्व और संघवाद, साथ ही में केंद्र। ठीक है, यह टॉपिक पूछे जाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही में वैचारिक तत्व के अंतर्गत उद्देशिका मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और साथ ही में मौलिक कर्तव्य आर्टिकल नंबर 51 का। ठीक है, और संघवाद या केंद्र की अगर चर्चा करें तो राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। ठीक है, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई नंबर 2 की चर्चा करते हैं हम। इकाई नंबर 2 में कौन से टॉपिक होंगे? तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग मतलब ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी केग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक है। साथ ही में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल नंबर 308 से 323 तक आप पढ़ोगे। ठीक है, और साथ ही में एमपी पीएससी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, इससे संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही में नीति आयोग। ठीक है, इसी के साथ भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातियां, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पूछे जाएंगे। ठीक, इकाई नंबर 3 की चर्चा करते हैं। इकाई नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो इकाई नंबर 3 में संविधान संशोधन नंबर 73 और 74 यह पूछा जाता है, क्योंकि 73 में क्या है भाई आपकी पंचायती राज, और 74 में क्या है नगर पालिका। ठीक, अनुसूची नंबर 11 और 12 इससे संदर्भित होंगे। ठीक है, साथ ही में जवाबदेही एवं अधिकार, साथ ही में क्या जवाबदेही एवं अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं, उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम जिसे आप कहते हो, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता, इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, साथ ही में समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन जिसे आप एनजीओ कहते हैं, एवं स्वयं सहायता समूह, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में मीडिया की भूमिका, इसी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है, प्रिंट मीडिया क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होती है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकाई नंबर 4 की चर्चा करते हैं भाई। तो इकाई नंबर 4 में भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक जिसके अंतर्गत आप कौटिल्य जी को पढ़ोगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और जयप्रकाश नारायण, इन सभी लोगों को पढ़ना है। इकाई नंबर 4 के अंतर्गत यह टॉपिक है। इकाई नंबर 5 की चर्चा करते हैं। तो इकाई नंबर 5 में दोस्तों प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रशासन एवं प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या है, इसका महत्व क्या है, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन एवं लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में
प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा क्या है, इसकी शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, संगठन के सिद्धांत क्या है, पद सोपान का सिद्धांत क्या है, नियंत्रण एक का क्षेत्र एवं आदेश में की एकता, साथ ही में लोक प्रबंधन के नवीन आयाम क्या है, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह हमने चर्चा की किस पाठ्यक्रम की, तो संविधान से संबंधित कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अच्छा, ये जिन्हें नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की, कि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र, अब चूंकि अर्थशास्त्र को भी 5 इकाई में विभाजित किया गया है, अर्थशास्त्र भी कितनी इकाई में विभाजित होगा भाई, 5 इकाइयों में विभाजित होगा। तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इकाई नंबर 1 की चर्चा करें तो सुनिए, इकाई नंबर 1 के अंतर्गत कौन कौन से विशेष टॉपिक होंगे। भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, जैसे कि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867 में की थी। ठीक है, और उसके पश्चात समय समय पर और भी राष्ट्रीय आय की गणना हुई। इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, भारत सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, अच्छी कर प्रणाली की विशेषता क्या होती है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेश पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, एफडीआई जिसे आप कहते हो। ठीक है, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक IBRD या वर्ल्ड बैंक जिसे आप कहते हैं, ADB एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई नंबर 2 की अगर चर्चा करें, इकाई नंबर 2 की, तो इकाई नंबर जो 2 है यह मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित होगा, मध्य प्रदेश के अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत देखें, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता, आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां। ठीक है, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जननांकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, साथ ही में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादन, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेंड्स, कौन कौन से ट्रेंडिंग में है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई नंबर 2 की चर्चा की। इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3 से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, इसमें मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें देखो, जब भी किसी भी मानव के विकास की बात करते हो तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो शिक्षा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा, साथ ही में निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें निःशक्तजन वर्गों के लिए वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, बात करते इकाई नंबर 4 की।
इकाई नंबर 4, इसमें सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, संस्कार के विविध संदर्भ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आपको पता है कि जो वर्ण है 4 प्रकारों में विभाजित है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव क्या है, विवाह की पद्धतियाँ, जैसा कि आपको पता है कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन 8 प्रकार के विवाह की पद्धतियाँ भी अलग अलग है, ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज समुदाय विकास में गैर संगठन सरकारी संगठन जो NGOs होते हैं इनकी भूमिका क्या है, स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्ति एवं कुटुंब न्यायालय क्या होता है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते इकाई 5 की। इकाई 5 में विशेष क्या है भाई, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्या क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति क्या है, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व और उत्सव कौन कौन से होते हैं, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु सम्यक, कुपोषण के कारक और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही में WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि WHO का गठन करने का उद्देश्य क्या था, इसकी संरचना कैसे, इसके कार्य और इसके कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ हमने चर्चा की द्वितीय प्रश्न पत्र की, जिसमें संविधान और अर्थशास्त्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो प्रश्न पत्र 3 की बात करते हैं, तृतीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो जो तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित होगा, विज्ञान एवं तकनीक। अब चीजें समझो, विज्ञान एवं तकनीक जो है यह सब्जेक्ट 2 भागों में विभाजित नहीं होगा, अर्थात विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित ही 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय होगा यहाँ पे कितना, 3 घंटे का, ठीक है। चले, तो अब चूंकि यह 2 भागों में विभाजित नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पर कुल 10 इकाई होगी और 10 इकाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। जैसे इकाई नंबर 1 की अब हम चर्चा करते हैं। इकाई नंबर 1 से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह देखें। तो इसमें कार्य, बल एवं ऊर्जा, इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडल दबाव एवं कार्य, इकाइयों की माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण क्या है, ध्वनि की परिभाषा, प्रसार का माध्यम, ठीक है, ध्वनि से संबंधित सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। विद्युत, चुंबक, प्रकाश, उष्मा, इससे संबंधित पूरे टॉपिक आपको पढ़ना है। इकाई नंबर 2 की अगर चर्चा करें, द्वितीय इकाई की, तो जो द्वितीय इकाई होगी यह तत्व, यौगिक और मिश्रण से होगी। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसके अंतर्गत आप परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, पदार्थ, धातुएं और अधातुएं क्या होती है, आवर्त सारणी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परमाणु संरचना क्या होती है, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन और विखंडन क्या है, अम्ल, क्षार और लवण क्या है, पीएच मानक क्या है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व क्या है, यह आपको बताना होगा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, ठीक है। इकाई नंबर 3 की चर्चा करें तो इसमें सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि क्या है, कोशिका संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पौधों, पशु एवं मनुष्यों के पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनजन्यता रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्यप्रणाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पशुओं और पौधों में परिसंचरण किस तरह से होता है, पशुओं में और पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई नंबर 4 की। इकाई नंबर 4 की, तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, सीधे सीधे लिख लीजिए कंप्यूटर।
कंप्यूटर। इसमें देखिए कंप्यूटर के प्रकार क्या है, विशेषता एवं पीढ़ी, जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेमोरी क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की भाषा है कंपाइलर, ठीक है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबल। साथ ही में इंटरनेट और ईमेल से संबंधित क्वेश्चन, सोशल मीडिया क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट एवं वेब पेजेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करें इकाई नंबर 5 की, इकाई 5, ठीक है, इकाई नंबर 5 से क्या क्या विशेष होगा इसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसमें संख्याओं के प्रकार आपको क्वेश्चन से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इकाई मापन की विधियां क्या है, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि प्रतिशत, SICI, अनुपात समानुपात। सांख्यिकी से कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रायिकता, केंद्रीय वृत्ति जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनसे संबंधित क्वेश्चन होगा। साथ ही में विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते इकाई नंबर 6 की, 6वीं इकाई की, तो इसमें संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष मंत्रालय, ठीक है। साथ ही में केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन कौन कौन से, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते इकाई नंबर 7 की, इकाई नंबर 7 की, तो इकाई नंबर 7 जो है इसमें मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमा क्या है, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग क्या है, अंतरिक्ष इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है। साथ ही में सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऐसे और भी बहुत सारे संगठन है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही में भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि एवं पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे कुछ उपयोगी क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो यह सभी 7वीं इकाई के अंतर्गत पूछे जाएंगे। बात करते 8वीं इकाई की, 8वीं इकाई, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और उदाहरण बताना है। कार्य दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप यहाँ से, अच्छा, और साथ ही में महासागरीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, बायोमास ऊर्जा क्या है, जैव ईंधन क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, ये सभी टॉपिक इकाई 8 से संदर्भित होंगे। बात करें इकाई नंबर 9 की, तो इसमें पर्यावरण की परिभाषा, आप यहाँ पर इकाई नंबर 9 में इन्वायरमेंट पूरा पढ़ सकते हो। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र क्या है, आयाम क्या है, जिसके अंतर्गत भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या है, पर्यावरण संरक्षण नीतियों और नियामक ढांचा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब बात करते हैं इकाई नंबर 10 की। इकाई नंबर 10 के अंतर्गत कौन कौन से विशेष टॉपिक हैं, उनकी अगर चर्चा हम करें तो भूगर्भशास्त्र की परिभाषा है, इसकी महत्वता, साथ में पृथ्वी की भूपर्पटी, मेंटल कोर और स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, चट्टानों के प्रकार, आग्नेय अवसादी कायंत्री शैली किस प्रकार की होती है, इसमें खनिज अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह अभी हमने चर्चा की विज्ञान एवं तकनीकी की। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलें, बात करते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र की। चतुर्थ प्रश्न पत्र की जो होगा हमारा दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान,
मनोविज्ञान और लोक प्रशासन पर, लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे भी अब देखें, इसे भी कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम इकाई नंबर 1 की चर्चा करें तो अब यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ, कुछ वैचारिक व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले सुकरात के बारे में आपको पढ़ना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महर्षि अरविंद जिन्हें आप कहते हैं, एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सभी के बारे में पढ़ना है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकाई नंबर 2 की चर्चा करते हैं। इकाई नंबर 2, तो इकाई नंबर 2 है, यह मनोवृत्ति से संबंधित है। मनोवृत्ति से संबंधित है। इसमें मनोवृत्ति विषय वस्तु के रूप में, इसके तत्व, इसके प्रकार कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति परिवर्तन क्या है, प्रबोधन संप्रेषण क्या है, पूर्वाग्रह एवं विभेद क्या है, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता का अर्थ क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यता क्या होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, साथ ही में वस्तुनिष्ठता क्या है, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदन एवं करुणा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में मनोवृत्ति के साथ एक और टॉपिक होगा जिसे आप कहोगे संवेगिक बुद्धि, संवेगिक बुद्धि, ठीक है। इसके अंतर्गत अवधारणा क्या है, प्रशासन एवं शासन की इसकी उपयोगिता एवं इसके अनुप्रयोग किस तरह से है, और साथ ही में व्यक्तिगत भिन्नताएं, यह इकाई 2 के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 की, तो जो इकाई 3 है इसमें मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, इसमें प्रशासन में नैतिक तत्व एवं सत्यनिष्ठा क्या है, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता क्या होती है, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा क्या है, लोक सेवक हेतु आचरण संहिता एवं शासन में उच्च मूल्यों का पालन क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई नंबर 4 की चर्चा करते हैं। तो इकाई नंबर 4 जो होगी, यह भ्रष्टाचार से संबंधित होगी। भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है। भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार क्यों होता है उसका कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय क्या है, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसिल ब्लोअर की भूमिका, साथ ही में भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा क्या है, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इकाई नंबर जो 5 होगी, यह केस स्टडी से संबंधित होगी। केस स्टडी, अगर आपने यह 4 इकाई बहुत अच्छे से पढ़ ली तो केस स्टडी करने में आपको बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। इसमें जो भी पाठ्यक्रम में विषय वस्तु है, मतलब इकाई 4 तक के जो है, अगर आप इसका अध्ययन कर लेते हो तो इससे संबंधित केस स्टडी पूछी जाएगी। समझ में आया? तो यह हुआ पेपर नंबर 4। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेपर नंबर 5 की। अब किसकी चर्चा करते हैं भाई हम? पेपर नंबर 5 की। तो पेपर नंबर 5 जो है यह हिंदी से संबंधित होगा। पेपर नंबर 5 किससे संबंधित है भाई? हिंदी से। हिंदी में देखते हैं हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखें, हिंदी में आपसे पूछा जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें आपको अलंकार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही में, अच्छा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुवाद वाक्यों का, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपको कर बताना है, ठीक है। संधि,
समास, संधि एवं समास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। प्रशासनिक शब्दावलियां, प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं कहावत, मुहावरे एवं कहावत, ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, मानक शब्दावली, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ठीक है। साथ ही में भाव पल्लवन, भाव पल्लवन एवं संक्षेपण, संक्षेपण, इसे तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुल क्षेत्र हुए हिंदी के, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो हिंदी है यह 200 नंबर की आती है। कितने नंबर की भाई? 200 नंबर की आएगी। चीजें समझ गए आप लोग। और इसके पश्चात अंतिम और छठवां प्रश्न पत्र होता है यह, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दे भाई इसको। अब जो छठवां प्रश्न पत्र है, छठवां प्रश्न पत्र हिंदी से संबंधित होगा, हिंदी नहीं, किससे? निबंध से संबंधित होगा। छठवां प्रश्न पत्र जो है यह निबंध से संबंधित होगा, ये छठवां प्रश्न पत्र है। और जो निबंध है दोस्तों यह 3 होंगे। निबंध जो है यह 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। जो पहला निबंध है यह 50 नंबर का, और बाकी जो 2 है यह 25-25 नंबर अंकों के होंगे, ठीक है। जो आपको प्रथम निबंध है यह लगभग 1000 शब्दों में लिखना है, और यह 250 शब्दों में आपको लिखना है। चीजें समझ में आ गई? अच्छा, 250 से 500 शब्द, 500 शब्द ही रहने दीजिए, 500 शब्दों में लिखा जाएगा। तो इतनी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम होगा। और अब इस बात को समझना दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया है इसी के आधार पर अब मैं आपको राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कराने वाला हूं। और इनसे संबंधित जिस भी प्रकार से क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं वे भी उसी के साथ आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप को यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।